हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स एट मोशन ऑनलाइन, और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री और पृष्ठ रसायन। अभी तक हम इस चैप्टर में 6 लेक्चर्स कर चुके हैं, और हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने अपना उत्प्रेरण के प्रकारों को कंप्लीट किया। हमने देखा कि उत्प्रेरण हमारे पास में बहुत सारे प्रकार के थे, जिसमें हमने जियोलाइट वाले और एंजाइम उत्प्रेरण की चर्चा हमारे लास्ट लेक्चर में की। जैसा कि आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग से बताया कि इस चैप्टर को हम 3 to 4 सेक्शंस पे पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो पहला भाग था वो एड्सॉर्प्शन था। अधिशोषण के बारे में हमने कंप्लीटली चर्चा की। अधिशोषण के बाद हम बढ़े उत्प्रेरण की तरफ, और उसके बाद आज हम एक तीसरा इसका भाग शुरू करने वाले हैं, जो एक नया टॉपिक है कोलोइड। और इसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। अब इस टॉपिक का नाम है कोलोइड। ओके, इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड इंग्लिश वर्ड, हम एक तरीके से इसको एक ही बोल सकते हैं, क्योंकि कोलोइड जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम प्रोनाउंस करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर ये बताऊं कि डेफिनेटली एग्जाम में आपका इस चैप्टर में एड्सॉर्प्शन के अलावा जो क्वेश्चन आने का चांस होता है ना, वो या तो मिसल फॉर्मेशन से आता है कि मिसल कैसे बनता है, साबुन की प्रक्रिया से आता है, क्योंकि साबुन को की जो हम बोलते हैं कि जो प्रक्रिया है उसमें मिसल वाले टॉपिक को हम काउंट कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा है, वो कोलोइड में से ही है। ठीक है, अब कोलोइड को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं विलयनों की बात कर लेती हूँ। ठीक है, आपने विलयन मतलब होता है सॉल्यूशन, इसके बारे में बहुत बार हमने चर्चा की है। उस विलयन के अलावा अगर आपने कभी देखा हो, एक बहुत जनरल सा एग्जांपल है कि अगर मैंने रेत को पानी में डाला, तो आप देखते हो कि वो रेत क्या होती है, थोड़े टाइम के बाद वो उस पानी में जाके सेटल हो जाती है। बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा होता है कि हम पानी में डालते हैं, वो पानी में घुलती नहीं है। वो क्यों नहीं घुलती है? क्योंकि उनकी घुलने की अभिक्रियाशीलता उस पानी में नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ समय पश्चात जब आप उसको देखते हो, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि अगर आपने रेत को पानी में डाला है तो वो पानी में जाके सेटल हो जाती है। तो यहाँ भी हमें कुछ एक नई प्रकार की चीज मिलती है ना। तो जो आपने देखा पानी में जाके नीचे सेटल हो गए, उनको हम इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं सॉल्यूशन, एक होते हैं सस्पेंशन। सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन, जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं कि हमने रेत को पानी में डाला, वो रेत थोड़ी देर के बाद पानी में जाके नीचे सेटल डाउन हो गई, तो इसको मैं बोलूंगी निलंबन। क्या बोलूंगी मैं? निलंबन। ठीक है बच्चों, अब इस विलयन और इस सस्पेंशन, विलयन का मतलब सॉल्यूशन आप अच्छे से समझते हो कि शुगर को मैंने, शर्करा को जल में घोला, वो कुछ टाइम के बाद जल में घुल जाती है, ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। लेकिन अगर मैंने रेत को पानी में डाला, तो आप देखोगे कि वो रेत क्या होगी, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि पानी में जाके नीचे सेटल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि अगर मैं विलयन की बात करूं, तो जो विलयन है ना, वो हमारा एक समांगी उत्प्रेरण है। समांगी मतलब होमोजीनियस है। लेकिन अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूं या फिर मैं कोलोइड की बात करूं, तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो हैं ये विषमांगी उत्प्रेरण की हैं। इनको आप समांगी नहीं बोलोगे, क्योंकि कोई चीज अगर हमको सेम फॉर्म में मिलती है, होमोजीनियस जिसको हम कहते हैं, तभी हम उस मिश्रण को कैसा कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। तो निलंबन का मतलब हुआ सस्पेंशन, सॉल्यूशन का मतलब हुआ यहाँ पर विलयन। और हमने ये बोला कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा उत्प्रेरण है? वो आपका एक समांगी उत्प्रेरण होता है, या विलयन को हम समांगी विलयन कहते हैं। लेकिन इसको हम समांगी नहीं कह सकते, इसको हमको हेट्रोजीनियस बोलना पड़ेगा, इसको हमको विषमांगी विलयन बोलना पड़ेगा। क्लियर? अब इस विलयन और इस निलंबन के बीच में एक पृथक अवस्था आती है, और उस पृथक अवस्था को, उस वृहत समूह को हम कहते हैं कोलोइड परिक्षेपण, या फिर सिंपल भाषा में कोलोइड भी बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहां पर विलयन एवं निलंबन
के बीच की अवस्था, ठीक है, इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है, उन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है उस बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, या तो हम इसको कॉलॉइड कहते हैं या फिर इसको हम कॉलॉइड परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, अब जब मैं कॉलॉइड की बात करूंगी तो यहां पर मैं दो टर्म्स का यूज करूंगी, क्योंकि ये कॉलॉइड परिक्षेपण है। कॉलॉइड जो होती है वो अवस्था सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में हमने इसकी एक कैटेगरी काउंट की है। तो अगर हम इसके पार्टिकल की साइज की बात करेंगे तो इसके पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। अगर हम कॉलॉइड की बात कर रहे हैं ना, तो कॉलॉइड में हम सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका परिक्षेपक और एक होता है आपका परिक्षेपित माध्यम। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं, पहले हम इसके पार्टिकल की साइज लिख देते हैं। कॉलॉइड में जो आप देखोगे कि पार्टिकल का साइज होता है बच्चों, वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, और यहां पर हम बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। एक आप बात कर लो परिक्षेपक और एक होता है आपका परिक्षिप्त माध्यम। ठीक है, अब इन दोनों का क्या मतलब है, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक मैंने बोला डिस्पर्स्ड फेज और इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, इसका मतलब परिक्षिप्त माध्यम। अब इन दोनों बातों का यहां पर क्या मतलब है डिटेल में समझते हैं। अगर आपने किसी भी चीज का कोई भी बारीक पाउडर किसी चीज में मिलाया, तो वो जो बारीक पाउडर है ना, वो आपका परिक्षिप्त जो है डिस्पर्स्ड फेज है, परिक्षेपक है, और जिसके अंदर आपने मिलाया ना, वो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, जिसको हम परिक्षेपिक माध्यम कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, वन इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड अनदर वन इज द डिस्पर्जन मीडियम। एक आपको डिस्पर्स्ड फेज देखने को मिला, एक आपको डिस्पर्जन मीडियम यहां पर देखने को मिलता है। तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज का कोई पाउडर किसी चीज में घोला है, तो वो जो पाउडर है ना, वो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, और जिस चीज के अंदर जाके वो घुलता है वो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं परिक्षेपक या परिक्षिप्त, और इसको हम बोलेंगे परिक्षिप्त माध्यम, क्योंकि ये मीडियम है इसलिए इसको माध्यम बोलना पड़ेगा। ठीक है, एक डेली लाइफ का बहुत सिंपल एग्जांपल लेके हम कॉलॉइड को या कॉलॉइड परिक्षेपण को समझते हैं। और ये तो हम समझ चुके कि यहाँ पर जो पार्टिकल का साइज होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में कॉलॉइड आपका आता है, और कॉलॉइड परिक्षेपण जो है वो कैसी अभिक्रिया है, वो आपकी एक विषमांगी अभिक्रिया है, या फिर मैं बोलूंगी ये विषमांगी उत्प्रेरण का केस है, समांगी उत्प्रेरण ये नहीं है। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। एक बहुत जनरल सा एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ से लेके चलते हैं कि आपने देखा कि हमने हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में ये देखा कि गैस में कुछ ना कुछ स्मोक के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, धुएं के पार्टिकल हैं। या फिर आप एक जनरल एग्जांपल ले सकते हो कि आपने शेविंग क्रीम देखी। ठीक है, शेविंग क्रीम में देखते हो आप कि शेविंग की जो क्रीम होती है हमारे पास में, जहाँ जो हमारा फेस वॉश होता है, उसमें हमारे पास में गैस के छोटे छोटे से बबल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं हमारे एनवायरनमेंट में गैस में स्मोक की बात करूं, तो स्मोक के पार्टिकल्स क्या हैं, सॉलिड है, और वो किसके अंदर है, गैस के अंदर है। तो बच्चों जो स्मोक के पार्टिकल हो गए वो हो गए आपके डिस्पर्स्ड फेज, और जो गैस है ना, वो क्योंकि गैस के अंदर घुले हुए हैं उनको हम बोलेंगे डिस्पर्जन मीडियम। इसी तरह अगर मैं फेस वॉश या हमारी शेविंग क्रीम की बात करूं, तो उसमें जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसी है, सॉलिड है, गैस के अंदर डिस्पर्स्ड है। तो जिस माध्यम के अंदर वो घुला हुआ होगा उसको हम परिक्षिप्त माध्यम कहेंगे, और जो चीज हम घोलेंगे उसको हम परिक्षिप्त या परिक्षेपक
दोनों में से कोई भी टर्म्स यहाँ पर प्रोनाउंस में ले सकते हैं। तो आपके आसपास आप बहुत सारे उदाहरण देखते हो, जैसे कि हो गई आपकी फॉर्म, जैसे हो गया आपका जेमस्टोन, ठीक है, जैसे मैं बात करूं दूध की, मिल्क, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके आसपास के कोलोइडल सॉल्यूशन हैं। और ये कोलोइडल सॉल्यूशन हमारे पास में बहुत सारी कैटेगरीज में होते हैं, सिर्फ एक ही चीज कोलोइड नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, बहुत सारे अन्य उदाहरण ऐसे हैं आपके आसपास जो आपके कोलोइड के उदाहरण हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर कोलोइड और कोलोइड को समझने के बाद यहाँ पर दो टर्म्स भी आप समझ चुके हैं कि परिक्षेपित क्या होता है और परिक्षेपित माध्यम क्या होता है। हम ये देखेंगे कि कोलोइड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, कोलोइड को जो प्रकारों के माध्यम पर अपन ने उसका वर्गीकरण किया है वह अपन 3 आधार यहाँ पर लेके चले हैं। तो देखो कोलोइड्स का हमने वर्गीकरण कैसे किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ कोलोइड, मतलब कोलोइड के प्रकार। ठीक है, 3 आधारों पर मैंने कोलोइड्स का वर्गीकरण किया। अब यहाँ पर प्रकार को 3 कैटेगरीज में हमने इसको विभाजित किया है। अब वो किस किस आधार पर है देखो। एक होता है आपकी जो परिक्षेपित व्यवस्था होती है, परिक्षेपित प्रवस्था मतलब आपका डिस्पर्स्ड फेज, एवं परिक्षिप्त माध्यम डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दूसरा होता है आपका परिक्षेपित प्रवस्था एवं माध्यम के बीच अन्योन क्रिया कैसी है। और तीसरा हमारा क्या होता है कि आपका जो परिक्षेपित प्रवस्था है, परिक्षिप्त प्रवस्था है के कणों के प्रकार, कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कौन सी टाइप के हैं। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था या परिक्षिप्त आप उसको कह रहे हो तो उसका मतलब डिस्पर्स्ड फेस है, और परिक्षिप्त माध्यम आप कह रहे हो तो माध्यम का मतलब है कि वहां पर डिस्पर्जन मीडियम कैसा है। तो पहला आपका जो टाइप है कोलोइड के वर्गीकरण में, वो हम पढ़ेंगे कोलोइडों का वर्गीकरण उनके परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा उनकी अन्योन क्रिया की प्रकृति कैसी है, और तीसरा जो परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार हैं उनमें प्रकार कौन से हैं, इसका मतलब वो बहुआण्विक हैं, बृहद आणविक हैं तथा सहचारी कोलोइड है, मतलब माइक्रो हैं, मैक्रो हैं, या फिर वो दोनों कंबाइंड फॉर्म में है। क्लियर? 3 कैटेगरीज में कोलोइड्स का डिस्कशन करेंगे। पहली कैटेगरी ये है कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज का मतलब हुआ परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्जन मीडियम परिक्षेपण माध्यम, उनके बीच में भौतिक अवस्था कैसी है। भौतिक अवस्था का मतलब उनकी फिजिकल स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। दूसरा परिक्षेपण प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो अन्योन क्रिया हो रही है उसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, और लास्ट आपका है कि जो आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था है उसमें आपके कणों के आकार कैसे हैं। कणों का आकार मतलब कणों का प्रकार, कि वो माइक्रोमोलिक्यूलर है, मैक्रोमोलिक्यूलर है या फिर कंबाइंड फॉर्म में है, वो बहुआण्विक है, बृहद आणविक है या फिर सहचारी है। इतना क्लियर बच्चों? तो 3 कैटेगरीज में आज हम कोलोइड्स का डिस्कशन करेंगे। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है वो देखिए क्या है। पहली कैटेगरी है कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में
भौतिक अवस्था के आधार पर उसका वर्गीकरण। अब जैसा कि मैं भौतिक अवस्था की बात कर रही हूँ, तो भौतिक अवस्था का क्या मतलब हुआ? भौतिक अवस्था मतलब हुआ यहाँ पर कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, मतलब वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। तो जब आप बात करोगे तो यहां पर आप तीन चीजें लेके चलोगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम बात करेंगे कि वो ठोस है, वो द्रव है या फिर वो गैस है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। एक होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज, एक आपका होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब क्या हुआ? आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था। और इसका क्या मतलब हुआ? परिक्षेपण माध्यम। ये हुई प्रवस्था, ये हो गया आपका माध्यम। अब क्या हो सकता है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, वो आपका सॉलिड सॉलिड हो सकता है। इधर आप मीडियम में देखोगे तो उसके साथ लिक्विड हो सकती है, एक बार सॉलिड हो सकता है, इसके साथ गैस हो सकता है। ऐसे ही इधर लिक्विड हो सकता है, उधर सॉलिड और गैस हो सकता है, इधर गैस हो सकता है, उधर सॉलिड और लिक्विड हो सकता है। तो फेज और मीडियम जो हो सकते हैं वो आपके चेंज होते हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या है तो आपको किस तरीके का कोलॉइड यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल गिवन है, तो उस टेबल में आप देख सकते हो ये प्रवस्था है, ये प्रवस्था है, ये माध्यम है, और आपको बता रखा है कि कोलॉइड का जो प्रकार होगा बच्चों वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले किसकी बात की है? डिस्पर्स्ड फेज की, कि परिक्षिप्त जो होगा उसकी प्रवस्था कैसी होगी। प्रवस्था का मतलब उसकी स्टेट कैसी होगी। दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम, माध्यम का मतलब कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कैसा होगा। तो ये तो हो गया इसका डिस्पर्स्ड फेज, ये हो गया डिस्पर्स्ड मीडियम, और यहाँ पे पता पड़ेगा कि कोलॉइड का प्रकार कैसा है, तो उसके हिसाब से ही कोलॉइड का प्रकार होता है, और उसके कुछ उदाहरण आपको गिवन है। तो ये जो पहला आधार मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों इसकी भौतिक अवस्था पे निर्भर करते हैं कि दोनों की भौतिक अवस्था कैसी है, फिजिकल स्टेट कैसी है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो देखो पहला उदाहरण, पहले उदाहरण में बहुत सिंपल सी बात बोली है कि जो परिक्षिप्त प्रवस्था है ना वो ठोस है और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस है। ठीक है, दोनों अवस्थाएं कैसी हैं? ठोस है, मतलब ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। तो बच्चों अगर दोनों अवस्थाएं आपको सॉलिड देखने को मिलती है, तो सॉलिड में अगर सॉलिड को मिक्स करोगे तो क्या मिलेगा? सॉलिड सोल मिलेगा, जिसको ठोस सोल बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, अब सॉलिड सोल आपको डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है? आपने देखा है कि हम बहुत सारे स्टोन्स की बात करते हैं, है ना, जेम स्टोन्स हो गए या बहुत सारे रत्न हो गए या कुछ रंगीन कांच जो होते हैं आपको किसी चीज में लगे हुए मिलते हैं। तो कुछ रंगीन कांच जो होंगे, रंगीन कांच सॉलिड हुए, या कोई जो स्टोन होंगे ज्वेलरी के वो भी सॉलिड होंगे, और वो जिसमें लगे हुए होंगे वो भी सॉलिड होगा। तो सॉलिड एंड सॉलिड को हम सॉलिड सोल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था हुई वो ठोस हुई, जिस माध्यम में वो गई परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हुआ, और ठोस के मिश्रण को हम कहते हैं सॉलिड सोल, मतलब ठोस सोल। और उदाहरण हुआ इसका कि कुछ रंगीन कांच एवं उसके रत्न के प्रकार। ठीक है, अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो आप देख सकते हो कि ज्वेलरी में आपका जो स्टोन होता है, जो स्टोन होता है वो सॉलिड होता है, वो स्टोन जिस ज्वेलरी में लगा होता है वो भी सॉलिड होता है। तो इसका मतलब हमने सॉलिड को सॉलिड में ही मिक्स किया, तो यहां पर जो कोलॉइड बना उसका नाम होगा सॉलिड सोल। क्लियर? तो ये पहला टाइप का कोलॉइड था, किसके बेसिस पर? दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। दूसरा बात करें ठोस और द्रव। ठीक है, ठोस का मतलब हुआ सॉलिड और इसका मतलब हुआ लिक्विड। बहुत सीधी सी बात है, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डालते हो, तो जब आप सॉलिड को लिक्विड में डालते हो तो आप कहते हो ना सॉल्यूशन बना। तो अगर हम कोलॉइड की बात करेंगे ना तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? वहां हम बोलेंगे कि यहां पर सोल बना। क्या बना? यहां पर सोल बना। अब सोल का एग्जाम्पल क्या है? एक तो प्रलेप पेंट और दूसरी आपकी कोशिका तरल।
तो सबसे बेसिक एग्जांपल हम यहाँ लेके चलते हैं पेंट। हम जो घर में दीवारों पे पेंट करते हैं, आपको पता है कि वो पेंट लिक्विड होता है, लिक्विड होता है ना, लेकिन उस लिक्विड में कुछ ना कुछ सॉलिड मिला हुआ होता है। तो अगर हमने किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वो क्या बनाता है, वो सोल बनाता है। जो सॉलिड है उसको बोलेंगे कि वो परिक्षिप्त प्रवस्था है, ठीक है। और जिस लिक्विड के अंदर मैंने उसको डाला वो कहलाएगा उसका परिक्षेपण माध्यम। क्लियर? तो ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सॉलिड एंड लिक्विड का। तीसरा उदाहरण है ठोस का गैस के साथ। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप अपने आसपास जो भी आपके एटमॉस्फेयर में स्मोक देखते हो, कोई भी धुआं देखते हो, फैक्ट्री या चिमनियों से निकलते हुए हम गैसेस को स्मोक की फॉर्म में देखते हैं, ये सब क्या है, ये आपका सॉलिड इन गैस है। सॉलिड इन गैस का क्या मतलब हुआ, सॉलिड जब गैस में मिलता है तो वो जो कोलॉइड बनाता है ना, उसको एरोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। तो जब सॉलिड गैस में मिला तो इसका जनरल एग्जांपल है धुआं, या आप अपने आसपास धूल देखते हो, तो जो धूल होती है वो सॉलिड के कण होते हैं ना, किसके अंदर होते हैं, गैस के अंदर होते हैं। तो यहां पर जो परिक्षिप्त प्रवस्था हुई वो हुआ धूल। वो धूल कैसी है, सॉलिड है, और वो सॉलिड गैस के अंदर है, तो गैस क्या हो गया, गैस हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो गया, जिसको हम परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हो गई, हमने उन अवस्थाओं की बात कर ली जिसमें आपकी जो परिक्षिप्त प्रवस्था थी वो सॉलिड 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 थी, एक बार सॉलिड के साथ थी, एक बार लिक्विड के साथ थी, अब गैस के साथ बात थी। अब हम जो नेक्स्ट 3 केसेस पढ़ेंगे ना, वो हम लिक्विड और लिक्विड के ही पढ़ेंगे। लिक्विड, द्रव। अब लिक्विड का ठोस में एग्जाम्पल आपको कहां देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल है बच्चों पनीर या जेली। और अगर आपका लिक्विड सॉलिड में मिक्स है ना, तो लिक्विड अगर सॉलिड में मिक्स है तो उस कॉलॉइड को आप क्या नाम देते हो, उस कॉलॉइड को आप जेल बोलते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं हम पनीर की या जेली की। जेली आप सबने देखी है। जो जेली होती है ना, वो आपकी क्या कैसी होती है, कंप्लीटली लिक्विड भी नहीं होती, कंप्लीटली सॉलिड भी नहीं होती। तो जेली की जब आप बात करते हो, उस जेली में जो उसकी प्रवस्था होती है, यहाँ जैसे मैं पनीर की बात करूं तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो पनीर की प्रवस्था है वो सॉलिड होगी, क्योंकि पनीर की प्रवस्था में मिल्क को यूज करके उसको बनाया है और जेली को बनाने के लिए भी कुछ ना कुछ लिक्विड यूज किया है। तो उसकी जो प्रवस्था है वो क्या है, वो आपकी द्रव है, लिक्विड है। लेकिन वो लिक्विड किसके अंदर डिस्पर्स्ड है, सॉलिड के अंदर डिस्पर्स्ड है। तो हम बोलेंगे लिक्विड इन सॉलिड, और लिक्विड इन सॉलिड को हमेशा क्या बोला जाता है, लिक्विड इन सॉलिड को हमेशा जेल बोला जाता है, और इसका उदाहरण होता है जेली। क्लियर इतना? चलिए अब बात करते हैं 5th एग्जाम्पल की। ये है आपका लिक्विड इन लिक्विड, और लिक्विड इन लिक्विड का बेसिक एग्जाम्पल मिल्क होता है। कैसे मिल्क होता है, मिल्क में जो डिस्पर्स्ड फेस है, जो परिक्षिप्त प्रवस्था है दूध में, वो भी लिक्विड है, द्रव है। और जिसमें हम मिक्स करते हैं दूध में, अगर आपने पानी मिक्स किया है तो डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, वाटर है। तो मिल्क जो है लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। और लिक्विड इन लिक्विड को हम इंग्लिश में इमल्शन कहते हैं, पायस भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम दूध की बात करें, मक्खन की बात करें, या बालों में लगाने वाली क्रीम की बात करें, जिसको हम हेयर जेल बोलते हैं, तो हेयर जेल हमारा क्या है, जेल नहीं है, वो आपका इमल्शन है। इमल्शन क्यों है, क्योंकि उसमें जो डिस्पर्स्ड फेस जिस डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिला हुआ है, जो परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ मिली हुई है, वो दोनों कैसी हैं, वो द्रव के अंदर द्रव है। तो कभी भी हम जेल के एग्जाम्पल को, जेल कौन सी जेल, बालों में लगाने वाली जेल को कभी भी हम लिक्विड इन सॉलिड नहीं कहेंगे, उसको हम लिक्विड इन लिक्विड कहेंगे। लेकिन अगर हम जेली की बात करेंगे तो जेली जेल का फॉर्म होती है, तो उसको हम लिक्विड इन सॉलिड कहेंगे। लेकिन बालों में लगाने वाली क्रीम, दूध को और मक्खन को हम इमल्शन में काउंट करते हैं, पायस में काउंट करते हैं, और उनको हम हमेशा कहते हैं कि द्रव ही द्रव में मिला हुआ है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिक्विड इन लिक्विड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका 6ठा उदाहरण द्रव गैस में। अब लिक्विड गैस में मिला हुआ होता है तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एरोसोल आपने 2 चीजों के लिए प्रोनाउंस किया। एरोसोल हम 2 चीजों को बोलते हैं। किन 2 चीजों को? अगर सॉलिड गैस में मिली हुई है तो भी हम उसको एरोसोल बोल रहे हैं, और लिक्विड गैस में मिली हुई है
तो भी उसको हम एरोसोल बोल रहे हैं। अगर सॉलिड गैस में मिली हुई है तो उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे आसपास का धुआं। और अगर लिक्विड गैस में मिली हुई है तो लिक्विड अगर गैस में मिली हुई है तो बच्चों जो आप धुंध, कोहरा या अपने आसपास बादल का बनना देखते हो या आप कोई कीटनाशक स्प्रे देखते हो, ये सब क्या है? ये सब आपके लिक्विड एंड गैस हैं। तो एरोसोल हम सॉलिड टू गैस को भी बोलेंगे और लिक्विड टू गैस को भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो परिक्षेपण माध्यम है वो कौन है? परिक्षेपण माध्यम गैस है और सॉलिड और लिक्विड आपके क्या है? ये दोनों आपकी यहाँ पर परिक्षिप्त प्रवस्थाएं हैं। क्या है ये दोनों? ये दोनों परिक्षिप्त प्रवस्थाएं हैं और ये दोनों जो हैं ये आपके कौन है? ये दोनों आपके परिक्षेपण के माध्यम है। तो क्या ध्यान रखना है कि अगर ठोस गैस में मिक्स है तो भी वो एरोसोल है और लिक्विड अगर गैस में मिक्स है ना तो वो भी आपका एरोसोल है। क्लियर? चलिए, ये खत्म हो गई यहाँ पर लिक्विड की बात कि लिक्विड परिक्षिप्त प्रवस्था में कब कब होगी। अब हम गैस की बात करेंगे। गैस इन सॉलिड, ठीक है, गैस इन सॉलिड को भी हम सोल बोलते हैं। कहाँ देखने को मिलेगा गैस इन सॉलिड? अगर आपने प्यूमिक स्टोन देखा है, जो हम देखते हैं कि नहाने के टाइम पे हमारे पास में एक ग्रे कलर का पत्थर होता है जिसको हम प्यूमिक स्टोन कहते हैं, या फिर आपने फोम रबर देखा है, उसमें बच्चों गैस जो होती है वो डिस्पर्स होती है सॉलिड के ऊपर, इसको भी हम सोल कहते हैं, ठोस सोल, और इसका एग्जाम्पल है हमारा प्यूमिक स्टोन। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को फोम बोला जाता है और ये फोम आपको कहाँ देखने को मिलता है? फेंटी गई क्रीम में और साबुन के झाग में। अब साबुन के झाग में हम क्या देखते हैं? साबुन के झाग में हम देखते हैं कि गैस जो है वो लिक्विड के ऊपर डिस्पर्स्ड है, मतलब यहाँ पर जो फेज है ना उसका डिस्पर्स्ड फेज, मतलब उसकी परिक्षिप्त प्रवस्था वो गैस है, लेकिन माध्यम कौन है? माध्यम आपका लिक्विड है। तो गैस इन लिक्विड को हम फोम बोलते हैं और फोम का बेसिक एग्जांपल है हमारे साबुन की झाग, सोप की फोम। क्लियर? तो ये हुआ कि गैस, लिक्विड और सॉलिड में कैसे डिस्पर्स होती है। अब यहाँ पर आपने सॉलिड, लिक्विड के तीन उदाहरण तीनों के साथ देखे, लेकिन हमारे पास गैस का गैस में मिक्स होने का कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि गैस में गैस मिक्स हो जाएगी तो वो एक ही माध्यम हो जाएगा, वहां पर हम बोलेंगे कि कोई कॉलॉइड नहीं है। तो हमारे एटमोस्फियर में जितनी भी गैसेस है ना, अगर तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब हमारे एक ही एनवायरमेंट में है, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा मिश्रण है? वो गैस का गैस में मिश्रण है। क्लियर है बच्चों? तो ये थे आपके कुछ कॉलॉइड के उदाहरण जिसमें हमने परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की बात की, और ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड थे? ये दोनों उसकी भौतिक स्थिति के ऊपर डिपेंड थे। क्लियर है? तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण आपका माध्यम, दोनों के हिसाब से आपके पास में कॉलॉइड कितने प्रकार के हो गए? ये प्रकार हुए हमारे पास में 8। ठीक है, 8 प्रकार कैसे हुए? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड को क्या बोलेंगे? सोल बोलेंगे। सॉलिड इन लिक्विड को सोल बोलेंगे। सॉलिड इन गैस को एरोसोल बोलेंगे। लिक्विड इन सॉलिड को जेल बोलेंगे। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन बोलेंगे। लिक्विड इन गैस को एरोसोल बोलेंगे। गैस इन सॉलिड को सोल बोलेंगे और गैस इन लिक्विड को क्या बोलेंगे? गैस इन लिक्विड को फॉर्म बोलेंगे। और गैस इन गैस हमारे पास में कोई प्रकार नहीं होता। तो ये हुआ कॉलॉइड का प्रकार, किसके बेसिस पर? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण के माध्य के बीच की अन्योन क्रिया की प्रकृति कैसी है, उस पे आज के आधार पर हमारा वर्गीकरण कैसा होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि यहां पर जो इनके बीच अन्योन्य क्रिया हुई, जो अन्योन्य क्रिया हुई कि अन्योन क्रिया हुई तो उसकी प्रकृति कैसी है। अन्योन क्रिया की प्रकृति पर यह निर्भर करेगी कि जो क्रिया हुई है उसके हिसाब से आपका जो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षिप्त माध्यम है, उन दोनों के बीच में जो क्रिया हुई है उसके आधार पर हम क्या बोलेंगे कि कोई भी अन्योन क्रिया के आधार पर हम बताएंगे कि कॉलॉइड किस तरीके का है। तो बच्चों जब अन्योन क्रिया की आप प्रकृति की बात करते हो ना, तो अभी मैंने आपको जो कॉलॉइड बताया उसमें से हम जो सोल, जेल और इमल्शन, इनको हम जनरली अधिकतर पढ़ते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी पढ़ते हैं? एक हम अधिकतर सोल की बात करते हैं, दूसरा हम जेल की बात करते हैं और तीसरा हमेशा हम
इमल्शन की बात करते हैं। हम हमेशा इन तीनों की ही चर्चा हमेशा करते हैं कि जब हम कोई भी, आप देखोगे कि कोई भी माध्यम या कोई भी प्रवस्था के बीच में हम अन्योन क्रिया करवाएंगे तो इन तीनों की हम हमेशा बात करते हैं। अब आप जानते हो कि जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, डिस्पर्जन मीडियम मतलब क्या हुआ, ये जो आपका परिक्षेपण का माध्यम है, क्या है, परिक्षेपण का माध्यम। इस परिक्षेपण के माध्यम के हिसाब से अगर कोई चीज आपका माध्यम लिक्विड है, क्योंकि अधिकतर माध्यम कौन होता है, माध्यम हमेशा द्रव होता है, मतलब लिक्विड होता है। तो बच्चों अगर आपने लिक्विड एज अ डिस्पर्जन मीडियम लिया है और अगर आप उसमें कोई भी चीज मिला रहे हो तो आप उसको बोलते हो हाइड्रासोल या एक्वासोल, क्योंकि एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो आपने कोई भी सोल बनाया, उस सोल में अगर आपका ये परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्जन मीडियम ये कौन है, लिक्विड है। डिस्पर्जन मीडियम कौन है, लिक्विड है। तो उसको आप क्या बोलते हो, उसके लिए आप एक टर्म यूज करते हो कि उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसोल या फिर हम उसको बोलेंगे एक्वासोल। क्लियर। लेकिन अगर आपने कोई सोल बनाया, उस सोल में आपका डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड ना होके अल्कोहल हुआ, जो आपका परिक्षेपण माध्यम है वो आपका लिक्विड ना होके क्या हुआ, अल्कोहल हुआ, तो अब उसको आप एक्वासोल नहीं बोलोगे, उसको अब आप क्या बोलोगे, एल्कोसोल। इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे एल्कोसोल। तो दो टर्म्स आई। अगर आपका परिक्षेपण माध्यम जल है कोई सोल बनाते वक्त तो आप उसको बोलोगे हाइड्रासोल या एक्वासोल, और अगर आपका परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे बच्चों एल्कोसोल। क्लियर इतना। चलिए अब जब परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम इन दोनों के बीच में अन्योन क्रिया होती है ना, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो देखो उसके प्रकृति के हिसाब से आप देखोगे कि कोई चीजें तो ऐसी होती है जो द्रव रागी होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो द्रव विरागी होंगी। द्रव रागी मतलब वो जो सॉल्यूशन आप बना रहे हो उसमें वो लिक्विड से स्नेह रखेंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो उस लिक्विड से घृणा करेंगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे अन्योन क्रिया की प्रकृति के हिसाब से हमारे पास में दो कैटेगरीज हम यहाँ पढ़ेंगे, एक हुआ द्रव रागी और एक हुआ द्रव विरागी। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के हिसाब से अन्योन क्रिया की प्रकृति के आधार पर हमारे पास में दो कोलोइड हुए, एक हुए द्रव रागी और दूसरे हुए द्रव विरागी। ये हम यहाँ पर सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे पास में दो प्रकार है। इससे पहले जो मैंने आपको वर्गीकरण बताया उस वर्गीकरण में आपने देखा परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था पर पूरा निर्धारण हमने किया और हमने 8 प्रकार के कोलोइड पढ़े। अब यहाँ पर इनके अन्योन क्रिया की प्रकृति कैसी होगी, जो ये रिएक्शन करेंगे उसका नेचर कैसे होगा, उसके बेसिस पे आपके पास में है द्रव रागी और द्रव विरागी कोलोइड। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं कि द्रव रागी और द्रव विरागी का यहाँ पर क्या मतलब है। तो बच्चों पहले बात हुई है द्रव रागी कोलोइड्स की, तो देखो द्रव रागी क्या होते हैं। द्रव रागी का मतलब हुआ द्रव से स्नेह करने वाले। क्या हुआ, द्रव से स्नेह करने वाले। ठीक है, द्रव रागी मतलब जो लिक्विड से स्नेह रखे, जो लिक्विड से प्यार करे, लिक्विड से स्नेह रखे। तो द्रव रागी कोलोइड आप जब बनाते हो, आपने कोई भी सॉलिड चीज ली, जैसे आपने कोई जिलेटिन ले लिया या फिर आपने कोई भी ऐसी सॉलिड चीज ले ली जिसमें आपने उस लिक्विड को मिलाया, तो जब ये कोलोइड बनता है ना, तो ये अभिक्रिया कैसी होती है, ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। अगर आपको दोबारा वो सॉलिड चाहिए ना, तो आप उसको रिवर्स करके क्या कर सकते हो, वापस ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप देखोगे कि ये द्रव रागी कोलोइड कैसे बनता है। जब हम किसी ठोस जैसे जिलेटिन हो गया
स्टार्च हो गया हुआ, उसे किसी द्रव में मिलाते हैं, तो यह जो आपकी परिक्षिप्त प्रवस्था है के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? परिक्षिप्त प्रवस्था के अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्योंकि ये द्रवरागी है तो ये द्रवरागी क्या करेगा? उन अणुओं से स्नेह करेगा और उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो उनके आकर्षित होने से यहाँ पर जो कोलॉइड बना उसका नाम क्या है? उसको हम द्रवरागी कोलॉइड कहते हैं। और हम बोलते हैं कि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय होती है। तो ध्यान रखना है कि द्रवरागी अभिक्रियाएं हमेशा उत्क्रमणीय होगी। तो द्रवरागी कोलॉइड जो बनेगा उससे आप दोबारा बैक ओरिजिनल प्रोडक्ट को भी वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि जैसे आपने उस रिएक्शन को वापस आपने कोलॉइड बनाने के बाद उसको गर्म किया या फिर आपने कोई और अभिक्रिया उसके ऊपर करी तो आप उसको दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब द्रवरागी के बाद जो दूसरे कोलॉइड है ना आपके पास, वो है द्रव विरागी। विरागी का मतलब अब वो द्रव से स्नेह नहीं रखेंगे, वो द्रव से घृणा करेंगे। ठीक है, तो द्रव विरागी कोलॉइड्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, द्रव विरागी कोलॉइड यहां द्रव विरागी का मतलब है द्रव से स्नेह न रखने वाले। ठीक है, जो द्रव से स्नेह नहीं रखेगा वो द्रव से क्या करेगा? वो द्रव से घृणा करेगा। मतलब द्रव से घृणा करने वाले। ठीक है, ये द्रव से क्या करेंगे? यह द्रव से घृणा करेंगे, द्रव से स्नेह नहीं रखेंगे। तो उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर आपने कोई ऐसे सॉलिड लिए, जैसे कोई सल्फाइड्स हो गए, जैसे किसी चीज के सल्फाइड, अगर हम द्रव में मिक्स करेंगे तो यह क्या बनाएंगे? यह द्रव विरागी कोलॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? द्रव विरागी कोलॉइड ये बनाएंगे अगर आप उनके अंदर इनको मिश्रित करते हो। तो द्रव विरागी का मतलब ये है कि यह अभिक्रिया आपकी कैसी होती है? ये आपकी अनुत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय नहीं होती। तो हम बोलेंगे द्रव विरागी कोलॉइड जो बनाने की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। कैसी है? अनुत्क्रमणीय है। अगर ये अभिक्रिया हो गई तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप क्या करोगे? जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया या इस अभिक्रिया में आपने कुछ और चीज पास की, तो उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि यह द्रव विरागी कोलॉइड्स बनाती हैं। तो द्रव रागी का मतलब द्रव से स्नेह करने वाले, वो दोनों अभिक्रिया में एक ऐसा कोलॉइड बनाएंगे जो द्रव रागी होगा। और विरागी का मतलब उससे स्नेह न रखने वाले, उससे घृणा रखने वाले। द्रवरागी जो आपके कोलॉइड बनते हैं वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं, और यह जो है ये आपकी अनुत्क्रमणीय स्थिति को दर्शाते हैं।
क्लियर? तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? ये था कि आपका जो परिक्षिप्त प्रवस्थाएं हैं और परिक्षेपण माध्यम है, उन दोनों के बीच में अन्योन क्रिया की प्रकृति कैसी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसमें है कि परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के प्रकार पर आधारित। ठीक है, अब परिक्षिप्त प्रवस्था के जो कण होते हैं ना, उनकी कैटेगरी 3 तरीके से क्लासिफाइड है। यहां पर देखिए क्या क्या है। जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है, फेज मतलब समझते हो आप? फेज का मतलब हुआ कि वो आपका या तो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर वो गैस है। तो डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसके हिसाब से आपके पास में यहां पर जो पार्टिकल का साइज है, मतलब यहां पर जो अणुओं का आकार है, उसके बेसिस पे आपके पास में क्या है? 3 सिस्टम्स हैं। बहुआण्विक, बृहदाण्विक और तीसरा आपका सहचारी। ठीक है, बहुआण्विक, बृहदाण्विक, माइक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, और ये जो आपका सहचारी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिसाइल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम अभी करेंगे और बाद में ये देखेंगे हम कि मिसाइल जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो आप साबुन की शोधन अभिक्रिया पढ़ते हो उसमें मिसाइल कैसे काम करता है। तो पहली आपकी परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर कि कणों का प्रकार कैसा है, वो माइक्रोमोलिक्यूलर है, मैक्रोमोलिक्यूलर है, तो उसके बेसिस पर आपका 3 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन है, बहुआण्विक, बृहदाण्विक और तीसरा आपका क्या है बच्चों? सहचारी। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है? पहला कैटेगरी हम पढ़ेंगे कि बहुआण्विक आपके कोलोइड्स कौन से होते हैं। तो बच्चों अगर हम परिक्षिप्त प्रवस्था की बात करें तो प्रवस्था के आधार पर आप देखोगे अणुओं के साइज के बेसिस पर आपके पास में 3 तरीके के कोलोइड्स होते हैं। कौन कौन से? पहला होगा आपका बहुआण्विक, ठीक है, सेकंड है बृहदाण्विक और तीसरा है आपका सहचारी कोलोइड। पहला कोलोइड कौन सा हुआ? पहले कोलोइड का नाम है हमारा बहुआण्विक, दूसरा कोलोइड है हमारा बृहदाण्विक, ठीक है, और तीसरा कोलोइड है आपका सहचारी। ये तीनों क्लासिफिकेशन, ये तीनों वर्गीकरण हमने किस आधार पर किए कि जो आपका परिक्षिप्त प्रवस्था है उसमें कणों का प्रकार कैसा है, कण जो है उनका साइज क्या है। ठीक है, अब बहुआण्विक, बृहदाण्विक और सहचारी, इन दोनों में हम जिन उदाहरणों की चर्चा करेंगे वो हमारे दैनिक जीवन के सोल होंगे। ओके, सोल कैसे बनता है? मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दें या सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दें तो वो सोल बनाता है, और सोल एक तरीके का क्या है? कोलोइड है। और जब मैं सहचारी की बात करूंगी तो सहचारी में क्या होगा? ये अणु एक ऐसा पुंज बनाएंगे जिसे आप नाम देते हो मिसाइल, और मिसाइल को हम कहाँ पढ़ते हैं? अगर हम साबुन या डिटर्जेंट की शोधन क्रिया की बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो वहां पर हम पढ़ते हैं मिसाइल्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे कि बहुआण्विक क्या होता है। ठीक है, तो पहला आपका टॉपिक होगा बहुआण्विक। तो एक बार फ्लो चार्ट के रूप में तीनों कोलोइड की परिक्षिप्त प्रवस्था को हम देख लेते हैं। 3 क्लासिफिकेशंस हैं इसके, बहुआण्विक कोलोइड, बृहदाण्विक कोलोइड और सहचारी जिसको मिसाइल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो माइक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और आपके तीसरे क्या है? कोलोइड, मिसाइल्स है। ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्लासिफिकेशन से जिसका नाम है आपका बहुआण्विक। अब बहुआण्विक कोलोइड क्या होगा? बच्चों जब भी आप किसी विलयन की बात करोगे और जिसमें आप देखोगे कि जो भी अणु वहां पर हैं वो वहां पर बहुआण्विक कोलोइड आप किसको बोलोगे? तो हम बोलेंगे कि विलीन होने पर, क्या होने पर? विलीन होने पर कुछ अणु या परमाणु, ठीक है, इकट्ठे होकर एक पुंज
पुंज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इकट्ठे होकर एक पुंज बना लेते हैं, और जो इकट्ठे होकर ये पुंज बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बहुआण्विक कॉलॉइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बहुआण्विक कॉलॉइड। इकट्ठे होकर उन्होंने जो पुंज बनाया उस पुंज को हम कहेंगे बहुआण्विक कॉलॉइड। और ये कैसे बनाते हैं? जब आप इनको विलीन करते हो, विलीन होने पर ये जो आपके एटम्स हैं, कुछ एटम्स होंगे जिनको हम बोलेंगे लघु अणु, वो इकट्ठे होकर एक पुंज बनाएंगे जिसको आप बहुआण्विक कॉलॉइड बोलोगे। अब अगर मैं बहुआण्विक कॉलॉइड्स की साइज की बात करूं तो बच्चों इनकी जो आकार की सीमा होती है वो कॉलॉइड के आकार से, जैसे कि मैं बात करूं कि हम जनरली 1 नैनोमीटर लेके चलते हैं, तो इनके जो आकृति होती है, इनके आकार का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो हम बोलेंगे इनका आकार आपका 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर का मतलब हुआ 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो कॉलॉइडों का आकार 1 नैनोमीटर की रेंज में होता है 10⁻⁹ से। तो जब आप बहुआण्विक कॉलॉइडों की बात करते हो तो 1 नैनोमीटर से इनका आकार कम होता है। अब उदाहरण के तौर पर हमको बहुआण्विक कॉलॉइड कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बच्चों इसका एग्जाम्पल है, पहला उदाहरण है इसका गोल्ड का सोल। ठीक है, गोल्ड का सोल। गोल्ड के सोल में बहुत तरीके के अणु मिलकर आपका गोल्ड का सोल बनाते हैं। ठीक है, इस गोल्ड के सोल में क्या होता है? बहुत सारे अणु मिलके क्या बनाते हैं? बहुआण्विक कॉलॉइड बनाते हैं। और ये बहुआण्विक कॉलॉइड किस रूप में होता है? ये आपका सोल के फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं बात करूं तो दूसरा उदाहरण है इसका सल्फर का सोल। कौन सा सोल? सल्फर का सोल। जब आप सल्फर के सोल की बात करते हैं ना, तो सल्फर के सोल में आप ये देखोगे कि कम से कम 1000 अणु जो है वो मिलके ये बहुआण्विक कॉलॉइड बनाता है। तो सल्फर का जो हम सोल बनाते हैं जिसको हम S8 बोलते हैं, आप देखोगे कि कम से कम अणुओं की संख्या कितनी हो सकती है? इसमें आपके 1000 अणु हो सकते हैं। क्लियर? तो ये डिस्क्रिप्शन था आपका बहुआण्विक कॉलॉइड्स का। बहुआण्विक कॉलॉइड्स को जब आप विलीन करते हो तो विलीन करके ये सारे लघु अणु मिलकर एक पुंज बनाते हैं जिसको हम बहुआण्विक कॉलॉइड कहते हैं। साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और आप देखोगे कि गोल्ड का सोल और सल्फर का सोल बहुआण्विक कॉलॉइड के मुख्य उदाहरण है। ओके, अब अगली क्या बात करनी है हमको? अगली बात करनी है बृहद आणविक कॉलॉइड की। अब बृहद आणविक कॉलॉइड आप किसको बोलोगे? अगर हम बृहद आणविक कॉलॉइड्स की बात करें तो सबसे पहली बात जो हम इनकी करते हैं वो ये होती है कि ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? यह कॉलॉइड स्थायी होता है। दूसरी चीज, ये कॉलॉइड स्थायी होते हैं, ये तो हमें समझ में आया, स्टेबल होते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं? तो बृहद आणविक कॉलॉइड जो होंगे वो आपके कब बनेंगे वो हम देखते हैं। तो यह कॉलॉइड स्थायी होते हैं, लेकिन नाम क्या लिया गया है यहाँ पे? वृहद अणु। ठीक है, अब बच्चों वृहद आणविक कॉलॉइड है, इसका मतलब ये किससे मिलके बने होंगे? यह वृहद अणु से मिलके बने। वृहद अणु का मतलब आप चैप्टर नंबर 15 में सीख चुके हो, जिसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, वृहद अणु मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये वृहद अणु अगर आपने कोई उच्च विलायक लिया है, ठीक है, कोई ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो उच्च विलायक के उपस्थिति में ये ऐसे कॉलॉइड बनाते हैं,
ये ऐसे कॉलॉइड बनाते हैं जिनकी सीमा, आकार सीमा 1 नैनोमीटर की रेंज में होती है। ठीक है, ये 1 नैनोमीटर बच्चों इसका व्यास कहलाता है। समझिएगा दोबारा, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब हुआ बृहद अणु। अगर आपने कोई उच्च विलायक लिया है तो उच्च विलायक की उपस्थिति में ये बृहद अणु आपस में कंबाइन होकर एक पुंज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं वृहद आणविक कॉलॉइड। वृहद आणविक जो कॉलॉइड बनता है इसकी रेंज 1 नैनोमीटर के अंदर ही होती है और हम कहते हैं कि ये जो वृहद आणविक कॉलॉइड बने हैं ना, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो वृहद आणविक कॉलॉइड्स के क्या उदाहरण है, देखिएगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो वृहद आणविक कॉलॉइड के उदाहरण होते हैं हमारे जितने भी बायोलॉजिकल चीजें हैं ना, वो सारी वृहद आणविक हैं। जैसे कि आपके हो गए एंजाइम, आपके हो गए स्टार्च, ये प्रोटीन, ये सब क्या है, ये आपके वृहद आणविक कॉलॉइड है। तो वृहद आणविक कॉलॉइड का उदाहरण होगा स्टार्च, एंजाइम और प्रोटीन। ये सब क्या होते हैं, ये हम बायोमोलिक्यूल्स में जैव अणु वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, कॉलॉइड बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी है जो आर्टिफिशियली सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। आपने नाम सुना है प्लास्टिक का, आपने नाम सुना है पॉलिथीन का, आपने नाम सुना है नाइलॉन का। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स में बता चुकी हूँ। तो पॉलीमर्स में भी मैंने आपको बृहद अणुओं की बात की थी। तो सिंथेटिक रूप से अगर हम देखें, आर्टिफिशियल अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो आपका नाइलॉन हो गया, पॉलिथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब आपके वृहद आणविक कॉलॉइड है। तो अगर हम अन्य उदाहरणों की बात करेंगे तो आपका नाइलॉन, पॉलिथीन और प्लास्टिक, ये भी क्या है, ये आपके वृहद आणविक कॉलॉइड है। क्लियर है बच्चों? तो ये था आपका दूसरा क्लासिफिकेशन जिसमें हमने पढ़ा कि वृहद आणविक कॉलॉइड आपके क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो है हमारे सहचारी कॉलॉइड, और सहचारी कॉलॉइड का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मिसेल। अब ये सहचारी कॉलॉइड बनता कब है, आप देखोगे कि कोई भी चीज की अगर सांद्रता कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो कम सांद्रता पर कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, वो विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर आपने उसकी सांद्रता बढ़ा दी तो वो इकट्ठा होकर एक पुंज बनाता है और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी पुंज को हम कॉलॉइड कहते हैं। तो देखो कि जब सांद्रता कम होगी, सांद्रता की बात कही है, सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सांद्रता दो तरीके से हो सकती है, सांद्रता कम है और दूसरी चीज है कि सांद्रता ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन लो है और कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो लो और हाई कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, जब मैं कम सांद्रता की बात करूंगी तो आप देखोगे कि अगर आपकी सांद्रता कम है और सांद्रता ज्यादा है, तो बच्चों अगर सांद्रता कम है तो आप देखोगे कि कम सांद्रता पर कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जो सामान्य विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, सामान्य विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आपने उच्च कॉन्सेंट्रेशन ली, उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन ली, तो वह पदार्थ एक कुंज के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। और अगर वो कुंज के रूप में एकत्रित हो गए तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम मिसेल कहते हैं। और उन्हीं मिसेल को क्या कहा जाता है, उन्हीं मिसेल्स को सहचारी कॉलॉइड भी कहा जाता है। तो दूसरा नाम क्या हुआ इनका, दूसरा नाम हुआ इनका सहचारी कॉलॉइड। क्लियर है? बात
बात हो रही है कॉन्सेंट्रेशन की, सांद्रता की। अगर आप देखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन कम है तो कुछ आपके पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत उपघटीय की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर आपने उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो वो इकट्ठे होकर एक पुंज बना लेते हैं। उसी पुंज को हम मिसेल कहते हैं और मिसेल का दूसरा नाम है सहचारी कॉलॉइड। अब होता क्या है, आप देखोगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब मिसेल बनता है ना, ये मिसेल हम कब देखते हैं, ये हम साबुन की क्रिया के रूप में देखते हैं। जब मिसेल बनता है ना तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बनता है। अगर उससे तापमान कम है तो मिसेल नहीं बनेगा। तो जिस तापमान पर आपका मिसेल बनता है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान रखना, जिस ताप पर मिसेल आपका बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्राफ्ट ताप। इंग्लिश में बोलूंगी तो मैं इसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलूंगी, ये क्राफ्ट टेम्परेचर पर बनता है। अब आपका मिसेल बना, ठीक है। अब मिसेल बनने के बाद आप देखोगे कि अगर आप किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करते हो या एसिडिक करते हो, दो चीजें होती है ना कि हम उसको या तो डाइल्यूशन करें या हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जब भी कोई मिसेल बनता है ना तो उसकी CMC जो होती है वो डिसाइडेड होती है। ठीक है, CMC का मतलब होता है क्रांतीय मिसेल सांद्रता, मतलब क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये हम CMC लेके चलते हैं। तो CMC एक लिमिट है जिसपे कोई भी मिसेल फॉर्मेशन होता है। और अगर मैं साबुन की बात करूं तो साबुन जो आपका मिसेल बनाता है ना उसकी सांद्रता कितनी होती है, उसकी CMC होती है 10⁻³ मोल पर लीटर से 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ये CMC रेंज है किसकी, साबुन की। और साबुन जब शोधन अभिक्रिया करता है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो क्या करता है, वो मिसेल बनाता है। अब जब साबुन की शोधन अभिक्रिया होती है और वो मिसेल बनाता है तो वहां पर दो चीजें होती है, एक होता है द्रव रागी और एक होता है द्रव विरागी। ठीक है, तो जब ये मिसेल बनता है ना तो इस मिसेल के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम होता है द्रव रागी, एक का नाम होता है द्रव विरागी। द्रव रागी का क्या मतलब है, द्रव रागी का मतलब है कि जो आपने वहां पर लिक्विड लिया है उससे स्नेह रखने वाला, जल से स्नेह करने वाला। ठीक है, और विरागी मतलब होता है जल से ग्रहणा करने वाला। तो दो पार्ट होते हैं। और अगर मैं आपके साबुन की बात करूं और साबुन जब मिसेल बनाता है तो उस मिसेल में कम से कम कितने प्रकार के आप अणु ले सकते हो, 100 प्रकार के अणु ले सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सहचारी कॉलॉइड होते हैं उनका बेस्ट एग्जांपल है मिसेल। और मिसेल एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है, सांद्रता पे, जिसको हम बोलते हैं उसका CMC, और साबुन के लिए वो होता है 10⁻³ से 10⁻⁴। तो ये तीसरी कैटेगरी थी कॉलॉइड की जिसमें हमने उसके आकार के ऊपर चर्चा की। ओके, तो बच्चों ये लेक्चर आपका यहीं कंप्लीट होता है। और इस लेक्चर में हमने क्या जाना, हमने कॉलॉइड और उसके प्रकार के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे कि मिसेल जो है उसकी क्रिया विधि कैसे होती है और साबुन अपनी शोधन अभिक्रिया कैसे करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या DPP की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विथ अ न्यू टॉपिक, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।